वेलकम बैक एवरीवन। देखिए 66 बीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई थी कुछ समय पहले अभी, और 2 टेस्ट इसके कंप्लीट हो गए हैं, वो इंग्लिश से हुए हैं। अब ये टेस्ट है नंबर 3 और अब हिंदी से इसको कंटिन्यू करेंगे और मैं ही कवर कराऊंगा इसको। 27 दिसंबर को एग्ज़ाम है। इससे पहले सोच रहे थे कि एक इंग्लिश की चलने देते हैं, एक हिंदी की चलने देते हैं, लेकिन बहुत हौच पौच हो जाता। इसका टेस्ट नंबर 6 पड़ता, फिर उसका 5 पड़ता, 7 पड़ता, इस तरह से जो है द्वंद्व पैदा हो जाता। ठीक है, तो अब ये कंटिन्यू रहेगी हिंदी में। यह है टेस्ट नंबर 3, 4, 5। देखते हैं 27-26 दिसंबर तक कितने आ पाएंगे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेल आइकन को प्रेस रखना, लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। धन्यवाद। तो क्वेश्चन नंबर 1 की हम शुरुआत करेंगे बिहार से। बिहार का प्रश्न है, एक आसान सा प्रश्न है, पता होगा इसको आप। इसका आपको उत्तर, जरा बिहार के इन डिस्ट्रिक्ट को, इन जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम में रखिए। तो देखिए पूरब और यह है पश्चिम, यह है उत्तर दक्षिण, तो इधर से इधर रखना है ना, पूर्व से पश्चिम की ओर रखना है। तो कौन सा आ जाएगा? देखिए सबसे इधर आएगा पूरब में कटिहार, फिर यहाँ नीचे आपको मिलेगा भागलपुर, यहाँ मिलेगा मुंगेर और इधर आके मिलेगा नालंदा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कटिहार, भागलपुर, मुंगेर और नालंदा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो देखिए कटिहार है पूरब में, थोड़ा पश्चिम की तरफ चलोगे तो मिलेगा भागलपुर, थोड़ा और चलोगे तो मुंगेर, और चलोगे तो मिलेगा आपको नालंदा। ठीक है, अगर सबसे पूरब में पूछा जाए तो किशनगंज है, और सबसे पश्चिम में पूछा जाए तो कैमूर। अगला प्रश्न देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय से रिलेटेड ये अगला प्रश्न है और बताना कि इनमें से कौन सा एक कथन असत्य है। तो इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। इस विद्यालय को 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था। 1199 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट कर दिया था। कोई गलत है इसमें? एक पक्का गलत है, इसका आंसर ये तो नहीं है। चलिए बताइए क्या है। 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी क्या नालंदा विश्वविद्यालय को? करेक्ट है स्टेटमेंट बी। इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। ये भी करेक्ट है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था। सही है। 1199 में अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं बल्कि बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट कर दिया था। उसके पुस्तकालय में इतनी किताबें थी कि 3 दिन तक वहाँ जो है भीषण आग जलती रही थी। तो अपने को असत्य ढूंढना है, तो इसमें डी असत्य है, क्योंकि यहाँ बख्तियार खिलजी होगा, ना कि अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने 450 से 470 के समय की थी, और इस विश्वविद्यालय को 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। लेकिन अब ये क्या है, खंडर बनकर रह चुका है, जहाँ दुनिया भर से पर्यटक जो है घूमने के लिए आते हैं। देखा होगा आपने अगर गए होंगे तो। देखिए प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें 3 लाख से अधिक पुस्तकें थी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार होता था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी इसमें, और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। मंदिरों में भगवान बुद्ध की सुंदर मूर्तियां स्थापित थीं, जो अब नष्ट हो चुकी हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की दीवारें इतनी चौड़ी हैं कि इनके ऊपर कोई भारी वाहन भी चलाया जा सकता है, जैसे कि बस भी, ट्रक भी। देखिए 1199 में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने, ना कि अलाउद्दीन खिलजी ने, बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को जलाकर पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, और कई धर्माचार्य व बौद्ध भिक्षुओं को भी उसने जो है मार डाला था। तो गलत है यहाँ पर डी, वहाँ पर। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने जलाया था नालंदा विश्वविद्यालय को। प्रश्न क्रमांक संख्या 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं था? अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था इसमें?
राजा बीरबल तो था, मियाँ तानसेन भी था, अबुल फजल भी था, फैजी भी था। तो ये तो सारे के सारे हो गए, तो अपने को आंसर क्या लगेगा अपना? अब इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सारे के सारे थे, ई हो जाएगा इसका आंसर। एक प्रश्न, एक ऑप्शन एक्स्ट्रा रहता है ना इसमें, बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में डी तक रहता है, बिहार पीसीएस में ई तक रहता है। तो देखिए, अकबर के नौरत्न प्रमुख हैं राजा बीरबल, मियाँ तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, फ़कीर अजुद्दीन और अब्दुल रहीम खान एक खाना। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, याद कर लीजिए इनको। अजय वारियर एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, किन दो देशों के बीच है अजय वारियर? अजय वारियर किन दो देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? भारत और ब्रिटेन के बीच। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो देखिए, भारत और ब्रिटेन के बीच 13 से 26 फरवरी 2020 तक यूनाइटेड किंगडम के सेलिसबरी मैदानी क्षेत्र में 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर 2020 का आयोजन किया गया। यह सैन्य अभ्यास 2005 से आयोजित किया जा रहा है। तो 2-3 प्रश्न, 3 याद रखिए। अजय वारियर भारत और ब्रिटेन के बीच है। पहला 2005 में हुआ था और पाँचवा, ठीक है ना, पहला 2005 में हुआ था और अभी हाल ही में जो हुआ है वो कहाँ हुआ है? यूनाइटेड किंगडम के सेलिसबरी मैदान में। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के सेलिसबरी मैदान में आयोजित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली, ये प्रश्न अभी हाल ही में यूपी पीसीएस में पूछा गया था। तो ओजोन तो इसमें प्राकृतिक रूप से पाई जाती है और ग्रीन हाउस भी है। मीथेन भी धान के खेतों से निकलती है, तो प्राकृतिक हो गई है भी, और ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से निकलती है प्राकृतिक रूप से, ये भी जो है ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है, यानी N2O नहीं है। देखिए, N2 हो गई, NO2 हो गई, SO2 हो गई, ये कहाँ से निकालती है? कल कारखानों से, फैक्ट्रियों से और ऑटोमोबाइल से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी है। ये ग्रीन हाउस गैस तो है, लेकिन प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में नहीं पाई जाती, मानव निर्मित कारकों से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के सामने 1972 लिखा, प्रोजेक्ट टाइगर के सामने 1973, प्रोजेक्ट हाथी के सामने 1992 और वन संरक्षण अधिनियम के सामने 1986। क्या ये सारे के सारे सुमेलित हैं? इसका आंसर ई लगा दिया जाए? नहीं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 उत्तराखंड कॉर्बेट नेशनल पार्क से स्टार्ट किया गया, सही है। प्रोजेक्ट हाथी 1992 सही है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का फेवरेट है, 1972 सही सुमेलित है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में हुआ था, ना कि 1986 में। तो 1986 में भी तो कुछ हुआ था। क्या हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। क्या हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इनको कालानुक्रम सजाने आ जाता है कि वन संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को जो है आप बढ़ते हुए क्रम में रखें, बढ़ते हुए क्रम में रखें। तो 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1980 में वन संरक्षण अधिनियम, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इनमें से कौन किसी पारिस्थितिक तंत्र में जैविक घटक नहीं है? देखिए, किसी पारिस्थितिक तंत्र के या पारितंत्र के 2 घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक, यानी बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। बहुत बार टेस्ट सीरीज़ में बताया है मैंने कि जैसे इस तरह से याद कर लीजिए, जिसके अंदर जीवन है वो जैविक घटक हो गया, यानी बायोटिक कंपोनेंट हो गया। जिसके अंदर जीवन नहीं है वो अजैविक घटक हो गया किसी पारिस्थितिक तंत्र का। तो स्थलाकृति हो गई, या वर्षा हो गई, या बादल का बनना, बिजली की चमक, ठीक है, ये सब क्या हो गए? ये हो गए किसी पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटक। और जिसके अंदर जीवन है, जैसे हरे पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ये जैविक घटक हो गए।
हंगुल क्या है? हंगुल जीव जंतु है ना, हंगुल यानी मस्क डियर जैविक घटक है। हिम तेंदुआ जैविक घटक है। डच्ची गम जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं ये। तो यहाँ स्थलाकृति जो है जैविक घटक नहीं अजैविक घटक है, ठीक है। किसी पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक है स्थलाकृति, वर्षा, ताप, सूर्य का प्रकाश, ये सारे के सारे अजैविक घटक हैं। ए आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG यानी कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल से रिलेटेड इनमें से कौन सा गलत है? देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है क्या? यह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख और सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख संरक्षक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघीय ढांचे में प्रांतीय लेखा परीक्षकों के लिए प्रावधान करके महालेखा परीक्षक के पद को और शक्ति दे दी थी। इसकी पद मुक्ति में संसद की कोई भूमिका नहीं है। पद मुक्ति की बात हो रही है। देखिए, जिस तरह से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजों को पद मुक्त करने के लिए या फिर इम्पीचमेंट लाकर उनको हटाने के लिए संसद की भूमिका है, उसी तरह से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को अपने पद से हटाना है तो संसद की भूमिका होती है। या तो लोकसभा से शुरू कर दो या राज्यसभा से शुरू कर दो, ठीक है, विशेष बहुमत से, वो भी 2/3। तो ये वाला सही हो गया, ये सही हो गया, ये सही हो गया, ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट के जजों को जैसे हटाते हैं वैसे ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भी हटाया जाता है। तो संसद की भूमिका है इसमें, इसलिए गलत है यहाँ पर डी स्टेटमेंट। बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में इसका प्रावधान है और भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। इनमें से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती? और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पूरे भारत का एक ही होता है, ऐसा नहीं है कि राज्य का अलग होता है केंद्र का अलग होता है, एक ही होता है, ठीक है। इनमें से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती? सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश हो या मुख्य न्यायाधीश हो, राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय यानी राज्य के हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश हों या फिर मुख्य न्यायाधीश हो, राष्ट्रपति करते हैं। भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76 राष्ट्रपति करते हैं। जिला सत्र न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो गए या अन्य न्यायाधीश हो गए, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल। कौन करता है? राज्य का राज्यपाल। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसके लिए भारतीय संविधान में कोई अनुच्छेद नहीं है? देखिए, वित्त आयोग के लिए तो है ना अनुच्छेद 280, और अखिल भारतीय सेवाओं पर राज्य सभा का पूरा एक अधिकार अनुच्छेद 312 में। यहाँ जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है ये एक स्टैचुरी बॉडी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग जिसको बोलते हैं CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, पूरे भारत में चाहे स्टेट हो या सेंट्रल सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार जो करते हैं उनकी जांच करती है, उनको पकड़वा कर जो है जेल भेजती है ये न्यायालय के माध्यम से, ठीक है। ये निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? महात्मा गांधी का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, राजगुरु को फांसी, सरोजिनी नायडू द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करना, काकोरी डकैती। बताइए। कालानुक्रम सजाने के लिए आता है हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में PCS के, चाहे यूपी का हो, बिहार का, उत्तराखंड, राजस्थान। देखिए, महात्मा गांधी का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना यानी 1930 की 31, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे ना, 1930, 31, 32, तो ये 1931 हो गया। और कब हुआ था? सितंबर 1931। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को, तो ये भी 1931 का हो गया, यानी BA से पहले हो गया। सरोजिनी नायडू द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करना 1925 कानपुर अधिवेशन दिसंबर में। और काकोरी डकैती भी है 1925 की, 9 अगस्त 1925। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। काकोरी डकैती 9 अगस्त 1925, दिसंबर 1925, राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931 और गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931। अगर इनको बढ़ते हुए क्रम में सजाना हो तो सबसे पहले डी है, उसके बाद C है, फिर है B और उसके बाद है A। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। उत्तर से दक्षिण के क्रम में राष्ट्रीय उद्यान का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? उत्तर से दक्षिण के क्रम में, नॉर्थ टू साउथ। अब आपको पता होना चाहिए कि ये है कहाँ कहाँ पर।
नामेरी, कार्बेट, डची गम, इंद्रावती और बनेरघट्टा इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। इंद्रावती तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है यूपी के एग्ज़ाम में। बताइए कौन सा सही है उत्तर से दक्षिण की ओर। देखिए नामेरी है यहाँ पर असम में, कार्बेट है यहाँ पर उत्तराखंड में, डचीगम है जम्मू कश्मीर में, इंद्रावती है छत्तीसगढ़ में और बनेरघट्टा है कर्नाटक में। अब सबसे दक्षिण में तो बनेरघट्टा होगा, तो सबसे लास्ट में बनेरघट्टा आएगा। अब जहाँ जहाँ बनेरघट्टा नहीं है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। हमारा आंसर इन दोनों में से ही होगा। सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर है तो डचीगम पहले हो गया, यही आंसर हो गया। उसके नीचे उत्तराखंड है, फिर असम उसके नीचे, फिर छत्तीसगढ़, फिर बनेरघट्टा। यही हो जाएगा ना, बी आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी झील उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। ग्रेट लेक्स इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। अधिकतर पूछा जाता है पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम या पूर्व से पश्चिम की ओर इनका क्रम, याद रखिएगा वो भी। तो मिशिगन ग्रेट लेक्स का हिस्सा है, सुपीरियर भी ग्रेट लेक्स का हिस्सा है, ओंटारियो भी ग्रेट लेक्स का हिस्सा है, लेकिन विक्टोरिया झील उत्तरी अमेरिका की ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। तो यह है उत्तरी अमेरिका की ग्रेट लेक्स: लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरन, लेक ओंटारियो और लेक इरी। अगर पश्चिम से पूर्व की ओर इनको सजाना हो तो सबसे पहले सुपीरियर आएगी, देखिए इसका हिस्सा यहीं से स्टार्ट हो गया है। उसके बाद आएगी मिशिगन, मिशिगन के बाद आएगी ह्यूरन, ह्यूरन के बाद आएगी इरी, इरी के सबसे पूरब में आगे जाके ओंटारियो। तो ये तो हो गया पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो। अगर पूछा जाए पूरब से पश्चिम की ओर तो ओंटारियो, इरी, ह्यूरन, मिशिगन और सुपीरियर। ठीक है, याद रखना, सबसे पश्चिम में सुपीरियर है, सबसे पूरब में है ओंटारियो। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। देखिए ब्राह्मणी और बैतरणी का डेल्टा तो भितरकनिका है, तो ये तो बनाती हैं दोनों की दोनों। कावेरी भी बनाती है, लूनी नहीं बनाती, डी है इसका आंसर। तो लूनी नदी जो है अरावली पर्वत के निकट अजमेर ज़िले के नाग पहाड़ यानी स्नेक माउंटेन से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर यानी राजस्थान में ये 330 किलोमीटर प्रवाहित होती हुई जो है गुजरात के कच्छ रण में जाकर मिलती है। इस नदी का पानी उद्गम स्थान से लेकर बाड़मेर तक, बाड़मेर के बलोतरा तक मीठा रहता है, और जैसे ये बलोतरा में उतरती है उसके बाद इसका पानी जो है वो खारा हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विक्रम संवत का प्रारंभ किया। सांची अभिलेखों में उसे देवराज और प्रवर सेन कहा गया है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय ही चीनी यात्री फाहियान भारत आया था और चंद्रगुप्त ने कालिदास और बराहमिहिर को तो संरक्षण दिया किंतु धन्वंतरी को नहीं दिया। बताइए। देखिए चंद्रगुप्त ने कालिदास को भी संरक्षण दिया, बराहमिहिर को भी संरक्षण दिया, अमरसेन को भी संरक्षण दिया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। ये यूपीएससी में पूछा गया था प्रश्न, अमर सिंह और कालिदास को लेकर। धन्वंतरी को भी संरक्षण दिया है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ना डी वाला, ये गलत है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विक्रम संवत प्रारंभ किया। सांची अभिलेख में उसे देवराज और प्रवरसेन कहा गया है। विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैनी को बनाया। चंद्रगुप्त ने विद्वानों को संरक्षण दिया। उसके दरबार में नवरत्न निवास किया करते थे जिनमें कालिदास, बराहमिहिर और धन्वंतरी प्रमुख थे। ठीक है, उसने शक्तिशाली राजाओं से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। लाइन इंपॉर्टेंट है ये वाली भी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय एक चीनी बौद्ध यात्री जो है फाहियान भारत आया था। उसके शासनकाल में कला, साहित्य, स्थापत्य का अभूतपूर्व विकास हुआ, इसलिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल को गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो ये 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट बिहार पीसीएस के लिए। कंटिन्यू है टेस्ट सीरीज़, हर दिन लाभ उठाते रहिए। 27 दिसंबर को एग्ज़ाम है, प्रैक्टिस करते रहिए, समय कम है। धन्यवाद। और इसकी प्लेलिस्ट हम बना देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इसके 100-200 जितने भी टेस्ट होंगे वहाँ तक पहुँच सकते हो।